नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पराली जलाने वालों पर हरियाणा सरकार हुई सख्त, वसूला 32 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, दिल्ली की हवा में इन दिनों प्रदूषण का हाल बेहाल है। दिल्ली के अलावा उत्तर पश्चिम के कई राज्य वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। इसका जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब में पराली बताई जा रही है। राजस्थान के भिवाड़ी में भी आज सुबह 459 AQI दर्ज किया गया है, जो हरियाणा के किसी भी जिले में गंभीर श्रेणी का है। फरीदाबाद, जिंद, कैथल, सोनीपत सभी में AQI 400 के पार मापा गया, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से हवा दिल्ली की तरफ आती है, जिससे दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर में आ जाता है। यानी कि दोस्तों, दिल्ली के प्रदूषण के लिए इन राज्यों में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार माना जाता है। इसी के चलते हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इसमें पराली जलाने वालों के खिलाफ 1256 चालान जारी किए हैं और 32 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है और साथ ही 72 FIR भी दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 23 साल पुराने मामले में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किया प्रोटेक्शन। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने 23 साल पुराने आपराधिक मामले में वाराणसी की सांसद विधायक अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को गुरुवार को संरक्षण प्रदान किया। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JP पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गैर जमानती वारंट रद्द कराने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को 5 सप्ताह के भीतर विशेष न्यायाधीश वाराणसी की अदालत से संपर्क करने को कहा है। दोस्तों, मामला तब सुनवाई के लिए आया जब रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुबह इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। दरअसल दोस्तों, यह मामला वर्ष 2000 का है। रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन पर वाराणसी में सनवासिनी मामले में कांग्रेस नेताओं को कथित रूप से झूठा फंसाए जाने के विरोध में हंगामा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास, 75% आरक्षण का प्रावधान। विधान परिषद राज्यपाल की मंजूरी के बाद बनेगा कानून, बीजेपी का है समर्थन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया, जिसे सर्वसहमति से पास करा लिया गया है। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। अब यह विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। वहीं दोस्तों, विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी अपील है कि केंद्र सरकार भी जातीय गणना कराए। उन्होंने केंद्र से भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। सदन में सीएम ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। विधेयक में EWS के आरक्षण का जिक्र नहीं होने पर बीजेपी ने सवाल उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि EWS का आरक्षण दूसरे अधिनियम से लागू होगा। EWS आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सांसद विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस जल्द निपटाएं, सुप्रीम कोर्ट बोला। हाई कोर्ट में स्पेशल बेंच बने, ट्रायल कोर्ट में दुर्लभ मामलों को छोड़कर सुनवाई स्थगित नहीं होगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सांसदों विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस पर जल्द फैसला लेने वाली याचिका पर सुनवाई की। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट और निचली अदालतों को कई नए निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए हाईकोर्ट में एक स्पेशल बेंच गठित की जाए। साथ ही निचली अदालतें सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान ले। साथ ही दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के केस में निचली अदालतों को एक जैसा दिशा निर्देश देना मुश्किल होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अयोध्या में पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक, सीएम ने मंत्रियों संग रामलला के दर्शन किए। 14 प्रस्ताव हुए पास, सभी मेले का खर्च उठाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक की। लोकसभा चुनाव 2024 भी करीब है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 नवंबर 1979 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सालों चले राम जन्मभूमि विवाद का फैसला भी 9 नवंबर 2019 को ही रामलला के पक्ष में आया था। आज अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही है। आज अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का फैसला किया गया। इसके साथ ही अयोध्या के सभी मेलों का खर्च अब सरकार उठाएगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की बात हर महिला की आवाज, स्मृति ईरानी बोली, नीतीश के बयान से विपक्षी गठबंधन की मानसिकता आई सामने। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विधानसभा में अभद्र टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान हर भारतीय और विशेष तौर से हर भारतीय महिला के मन की आवाज है। ईरानी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान और निंदनीय मुद्रा उनके बगल में बैठे सहयोगियों और विपक्षी गठबंधन इंडिया की अश्लीलता और अपवित्रता मानसिकता को दिखाती है। आश्चर्य की बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी के एक भी नेता ने नीतीश के बयान की कड़ी निंदा नहीं की। स्मृति ईरानी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या ऐसे सज्जन को बिहार में सरकार चलानी चाहिए? यह सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए। महिलाओं के नेतृत्व वाली कुछ गठबंधन पार्टियां हैं जिन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। अन्य पार्टियां जो महिलाओं की मुक्ति के लिए बोलती हैं उन्हें भी चुप्पी साध ली है। इसके अलावा पूरे लिबरल इकोसिस्टम में जानबूझकर एक चुप्पी है। ईरानी ने कहा कि नीतीश कुमार विधानसभा के पटल पर ऐसा बोल सकते हैं और माफी मांगकर बच सकते हैं। इससे पता चलता है कि विपक्ष महिलाओं को किस तरह से देखता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, पीड़िता के बयान के बाद धारा बढ़ाई, गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे। जी हां दोस्तों, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। वारदात के 8वें दिन पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धारा यानी कि 376D बढ़ाई है। 1 नवंबर की आधी रात के बाद कैंपस में हुई इस वारदात में शुरुआती एफआईआर के मुताबिक बुलेट पर आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए और वीडियो बनाया। तब धारा 354B यानी कपड़े उतरवाना और 509 धमकी देने की धारा में केस दर्ज हुआ था। वहीं दोस्तों अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को छात्रा का बयान पुलिस ने दर्ज किया। इसके बाद बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान हुए। इसके बाद केस में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़ दी गई है। सामूहिक दुष्कर्म की धारा जुड़ने के बाद अब इस पूरे मामले की जांच लंका एसएचओ शिवाकांत मिश्रा को सौंप दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जज हुए नियुक्त, कॉलेजियम ने दी थी सिफारिश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 3 नए जज नियुक्त किए गए। इसी के साथ अब कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगी। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इन जजों की पदोन्नति की घोषणा की। ये 3 नए जज दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आंगिस्टन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता हैं।